चित्रोल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रोल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फल उत्पादन। और फल उत्पादन के अंतर्गत सबसे पहला जो अपन लेते हैं फ्रूट्स, वो ले लेते हैं कौन सा, मैंगो। देखो मैंगो के अंतर्गत आपको हमेशा मैंने आपको एक ही चीज बोली है कि सभी चीज का बॉटनिकल नेम, चाहे वो आपके फ्रूट्स हो, चाहे आपके वेजिटेबल्स हो, चाहे आपके क्रॉप्स हो, आपको जो भी बॉटनिकल नेम है वो तो कंप्लीट याद करना ही है, क्योंकि जेट में क्या होता है 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बॉटनिकल नेम से ही पूछे जाते हैं। तो आपका जो मैंगो का बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका। दूसरी चीज मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाई है कि आपका जो बॉटनिकल नेम होता है उस बॉटनिकल नेम के नीचे आपको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी होता है। ये चीज आपके आगे के लिए, हालांकि जेट में कोई ऐसा कोई वो नहीं होता है, लेकिन आपके आगे के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी बॉटनिकल नेम होता है उस बॉटनिकल नेम के नीचे क्या होता है, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मैंगो के फैमिली की। तो देखो मैंगो की जो फैमिली होती है वो होती है एनाकोर्डियेसी। क्या होती है, एनाकोर्डियेसी। फिर बात करते हैं ओरिजिन पैलेस पे। तो ओरिजिन पैलेस आपको बताना है इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा आ जाता है अपने पास में ओरिजिन पैलेस, इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी इंडो का मतलब भारत, ब्रह्मा हिंदी में भी आ सकता है, भारत ब्रह्मा क्षेत्र। ठीक है, बात कर लेते हैं जलवायु की। किसकी बात कर रहे हैं, जलवायु की बात कर रहे हैं। हालांकि जलवायु के अंतर्गत में आपको पहले ही जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण पढ़ा चुका। वहां पर मैंने 3 वर्गीकरण पढ़ाए थे, एक उष्ण, दूसरा उपोष्ण और तीसरा शीतोष्ण। याद करो वहां पर मैंगो को अपन ने कौन सी जलवायु के अंतर्गत पढ़ा था, उष्ण जलवायु के अंतर्गत पढ़ा था। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि मैंगो के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है, उष्ण जलवायु आवश्यक होती है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको टेम्परेचर याद करना होता है, यानी आपके जो भी फल वृक्ष है उनमें आपको क्या होता है, अनुकूल टेम्परेचर भी देखना होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मैंगो के लिए जो टेम्परेचर होता है वो अपने पास में 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। तो अनुकूलतम तापमान आपको पूछा जाएगा कि अनुकूलतम तापमान कितना होता है मैंगो के लिए, तो आपको बताना है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात करते हैं यहाँ पर, यानी जलवायु के बाद में थोड़ी सी कॉमन बात कर लेता हूं मैं एक बार। इसको अपन क्या कहते हैं, फलों का राजा। क्या कहते हैं, फलों का राजा। फलों का राजा आम और फलों की रानी लीची। ठीक है, वैसे ही मैंने वेजिटेबल्स में आपको पढ़ाया था कि सब्जियों का राजा तो क्या आपका आलू और सब्जियों की रानी मटर। ठीक है, वो चीज अपने पास में आ गई। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा था, अपने जो फूलों वाले पौधे पढ़े थे वहां पर पढ़ा था फूलों का राजा गुलाब और फूलों की रानी गुलदाउदी। तो यहाँ पर अपन ने मैंगो के लिए क्या शब्द बोला, फलों का राजा। ये अपना क्या है, राष्ट्रीय फल है। क्या है, राष्ट्रीय फल। बात करते हैं इसको उपनाम से कि किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसको देखो बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं विटामिन की कि विटामिन कौन सा पाया जाता है। तो ये अंतर्गत मैंने आपको विटामिन के अंतर्गत पढ़ा दिया था कि सबसे ज्यादा जो विटामिन ए होता है वो मैंगो में ही होता है। तो यहाँ पर बता दिया आपने कि विटामिन कौन सा है, ए। ये तो इसकी बात आ गई कॉमन बात, यानी इसके मैंने फल का प्रकार आपके पहले पढ़ा चुका, खाने योग्य फल पढ़ा चुका, वो चीज आपको दोबारा मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर बात डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसके प्रवर्धन की। ठीक है, देखो प्रवर्धन, मैंगो में जो प्रवर्धन होता है वो 3 विधियों के द्वारा या 3 या 4 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 अपन काम में लेंगे इनार्चिंग यानी भेंट कलम। याद करो प्रवर्धन को, क्योंकि हर चीज अपन पढ़ चुके और उसके अंतर्गत सारी चीज अपन ने पढ़ी, तो यहाँ पर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रवर्धन की पहली विधि कौन से अपनाते हैं, अपन इनार्चिंग अपनाते हैं। दूसरी विधि के अंतर्गत अपन चलते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। दूसरी विधि कौन सी आ जाती है अपने पास में, वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग मैंगो की व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंगो में व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है। तो व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी, वीनियर ग्राफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, यानी यहाँ पर अपन ने काम में ले लिया इनार्चिंग ले ली, उसके बाद में अपन ने क्या काम में ले लिया, वीनियर ग्राफ्टिंग ले लिया। फिर बात करते हैं इपिकोटाइल।
नेक्स्ट विधि अपन कौन सी काम में लेते हैं, इपिकोटाइल काम में लेते हैं। ठीक है, ये तो अपने किसके अंतर्गत यानी इसके प्रवर्धन के अंतर्गत अपने पढ़ा। अब देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि मैंगो में प्रवर्धन किसके कौन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना इनाचिंग के द्वारा भी किया जाता है, इंडियन ग्राफ्टिंग के द्वारा भी किया जाता है और इपिकोटाइल के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आपको एक मोस्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इसके व्यावसायिक प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी है, तो बताना है आपको विलियर ग्राफ्टिंग। आगे समझ में आता है। चलो इसकी वैरायटियां पढ़ते हैं। नेक्स्ट अंतर्गत आते हैं इसकी किस्मों के अंतर्गत। देखो किस्मों के अंतर्गत थोड़ा सा मैं यहाँ पर यानी साथ साथ में उनके क्रॉस भी बता रहा हूँ, तो याद रखना। पहला अपन चीज पढ़ लेते हैं RNA। क्या पढ़ लेते हैं, RNA। अब यहाँ पर साथ में क्रॉस है, इस चीज को आप याद करोगे। अब RNA का जो मतलब होता है वो RNA का मतलब यहाँ पर R का मतलब होता है रत्ना। R का मतलब क्या है, रत्ना। रत्ना वैरायटी किनके क्रॉस से बन रही है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि रत्ना जो वैरायटी है वो रत्ना वैरायटी किसके क्रॉस से बन रही है। तो यहाँ N का मतलब देखिए नीलम। N का मतलब क्या होता है, नीलम। और नीलम का जो क्रॉस हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, अल्फांजो के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, अल्फांजो के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर यानी नीलम का क्रॉस अल्फांजो के साथ हुआ, वैरायटी कौन सी बन गई, रत्ना। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं DNA। यानी यहाँ पर क्या बनेगी, आम्रपाली बनेगी। क्या बनेगी, आम्रपाली बनेगी। क्रॉस देखिए, D का मतलब दशहरी, D का मतलब यहाँ पर दशहरी। N का मतलब नीलम, यानी दशहरी का नीलम के साथ क्रॉस हो रहा है। उस कंडीशन में मैंगो की कौन सी वैरायटी बना दी अपन ने, आम्रपाली वैरायटी बना दी। कौन सी आ गई अपने पास में वैरायटी, आम्रपाली वैरायटी आ गई। अब आम्रपाली की विशेषता आपको याद रखना है। तो आम्रपाली की देखो विशेषता, एक तो आपको ये बताना है कि ये क्या है, HDP के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, HDP के लिए उपयुक्त है। HDP का मतलब हाई डेंसिटी प्लांट, सघन रोपण। ठीक है, सघन रोपण। आपको पूछ लिया जाए कि आम की ऐसी किस्म का नाम बताइए जो क्या है, सघन रोपण के लिए उपयुक्त है, तो आपको बताना है आम्रपाली। दूसरी चीज आपको बताना है आम्रपाली की दूसरी विशेषता। तो जो देखो आम में क्या होता है, एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। किसकी समस्या, एकांतर फलन। एकांतर फलन का मतलब क्या होता है, एक साल फल देना और दूसरे साल फल नहीं देना या बहुत कम मात्रा में देना, वो क्या कहलाता है, एकांतर फलन कहलाता है। तो यहाँ पर जो आम्रपाली वैरायटी है वो क्या है, निरंतर फलन वाली वैरायटी है। यानी अपने को यहाँ पर हर साल फल मिलेंगे। ऐसी कौन सी वैरायटी, हर साल फल मिलने वाली वैरायटी कौन सी है, आम्रपाली वैरायटी। ठीक है, तो पहले अपन ने देखो दो विशेषता इसकी पढ़ ली, एक HDP के लिए उपयुक्त और दूसरा निरंतर फलन के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैरायटी की। तो देखो नेक्स्ट वैरायटी में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यानी यहाँ पर जो आपका दशहरी नीलम का जो क्रॉस था उसमें अपने ने क्या किया, दशहरी नर रखा, नीलम मादा रखा। ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या करना है, नीलम को क्या करना है, नर के अंतर्गत मानना है। नीलम का जो क्रॉस हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, दशहरी के साथ हो रहा है। ठीक है, और ऐसा क्रॉस करने से यानी अपन ने कौन सी वैरायटी बना दी, मल्लिका। कौन सी वैरायटी बना दी अपन ने, मल्लिका वैरायटी बना दी। यानी नीलम नर और जो दशहरी है वो अपन ने क्या रख लिया, मादा। इसके अंतर्गत अपन ने वैरायटी कौन सी बना दी, मल्लिका वैरायटी बना दी। ये भी क्या है, आपकी निरंतर फलन वाली वैरायटी है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं यहाँ पर अपने पास में अपन ने एक चीज पढ़ी, अल्फांजो। क्या पढ़ा, अल्फांजो। अल्फांजो की जो विशेषता है वो विशेषता एक तो है यह है कि ये सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। यानी मैंगो का जो सबसे ज्यादा निर्यात होता है वो निर्यात कौन सी वैरायटी का होता है, अल्फांजो का ही होता है। यदि क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि मैंगो की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, तो आपको बताना है अल्फांजो। दूसरी चीज, अल्फांजो की एक विशेषता और होती है, इसमें क्या होता है, आपके स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है। यानी एक उत्तक सह रोग होता है, वो उत्तक सह रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा रोग है, उत्तक सह रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, अल्फांजो में, जिसके कारण वर्तमान में निर्यात पर भी रोक लगी हुई है।
ये चीज आपको और या एडवांस ध्यान रखनी है कि वर्तमान में ऐसी कौन सी किस्म है जिसके निर्यात पर रोक लगी हुई है। तो आपको बताना है अल्फांजो। रीजंस क्या है कि इसमें क्या है, उत्तक से रोग पाया जाता है जिसके कारण इसके निर्यात पर रोक लगी हुई है। यहां तक अपन ने देख लिया। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट वैरायटी, और नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देखो, यानी मैं क्रॉस बता देता हूं आपको। यहां पर मैंने लिखा RAS। नेक्स्ट अपन ने क्या लिखा, RAS। यहां पर बनाना है आपको क्या, S का मतलब सिंधु, S का मतलब यहां पर सिंधु। अब S किससे बनेगी, यानी आपके रत्ना से बनेगी। रत्ना का क्रॉस किससे होगा, अल्फांजो से होगा। रत्ना का क्रॉस अपने किससे करवाया, अल्फांजो से करवाया। उस कंडीशन में अपने पास में वैरायटी कौन सी बन गई, सिंधु। कौन सी वैरायटी बन गई, सिंधु वैरायटी बन गई। और सिंधु की जो विशेषता है वो क्या है, ये सीडलेस है। क्या है, सीडलेस है, यानी मैंगो की ऐसी किस्म जिसमें गुठली नहीं पाई जाती, वो कौन सी वैरायटी है, आपके सिंधु। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आगे, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब देखो इसमें जो भी आपके यानी सिंधु वैरायटी है, इस सिंधु वैरायटी की एक विशेषता और आप याद रख लीजिए, यानी आपके जो संसाधन है, संसाधन में भी काम में लेते हैं। आगे वैरायटी देखते हैं चौसा। नेक्स्ट वैरायटी का नाम आपके पास में कौन सा आता है, चौसा। चौसा जो वैरायटी है वो क्या होती है, सबसे मीठी होती है। मैंगो की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है, चौसा। बहुत इंपोर्टेंट इनकी विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताएं तो आपको याद करनी है कि आपको पूछ लिया जाए कि मैंगो की सबसे अच्छी यानी सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है, तो उसके अंतर्गत आपको क्या बताना है, चौसा। अब आगे देखो नेक्स्ट वैरायटी के रूप में, यानी एक वैरायटी है रोजिका। वैरायटी का नाम क्या है, रोजिका। रोजिका जो वैरायटी है इसकी विशेषता है कि ये म्यूटेंट वैरायटी है। इस प्रकार की है म्यूटेंट। म्यूटेशन का मतलब उत्परिवर्तन, तो म्यूटेंट का मतलब क्या हो गया, उत्परिवर्तित किस्म। पूछ लिया जाए कि मैंगो की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, रोजिका वैरायटी है, जो क्या है आपके यानी उसकी म्यूटेंट वैरायटी है। फिर आते हैं यानी नेक्स्ट वैरायटी के रूप में, और नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन देखते हैं अर्का पुनित। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी देखते हैं, अर्का पुनित। अर्का पुनित। अर्का पुनित के अंतर्गत आपको बताना है स्पॉन्जी टिश्यू फ्री, यानी उत्तक सह रहित किस्म ऐसी कौन सी। आपको यदि पूछा जाए कि उत्तक सह रहित किस्म, उत्तक क्षय यानी जो भी आपका स्पॉन्जी टिश्यू है वो रहित किस्म यानी फ्री। एक तरफ अपन पढ़ रहे हैं अल्फांजो में उत्तक सह पाया जाता है, एक तरफ अपन क्या पढ़ रहे हैं, उत्तक सह रहित किस्म। तो कौन सी आपकी, अर्का पुनित। कौन सी आ जाती है, अर्का पुनित आ जाती है। ये अपन ने मोस्ट वैरायटियां देख ली। अब देखो नेक्स्ट अपन इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं एकांतर फलन, यानी इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या पढ़ना आपने को, इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ने हैं। एकांतर, पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख रहे हैं एकांतर फलन। कौन सा देख रहे हैं, एकांतर फलन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था एकांतर फलन क्या होता है, यानी एक साल फल देना और दूसरे साल फल नहीं देना, वो क्या कहलाता है, एकांतर फलन कहलाता है। तो यहां बता दीजिए, एक वर्ष फल देना वह दूसरे वर्ष फल नहीं देना या बहुत कम मात्रा में देना, वो क्या कहलाता है, आपका एकांतर फलन कहलाता है। अब इसके अंतर्गत देखो, एक होता है ओन ईयर, एक तो क्या होता है ओन ईयर, और एक होता है ऑफ ईयर। ओन ईयर का मतलब जिस साल फल दे रहा है वो साल तो क्या कहलाता है, ओन ईयर, यानी फलन वाला वर्ष। फलन वाला वर्ष क्या कहलाएगा, ओन ईयर कहलाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं जिस साल फलन नहीं होता है, यानी अफलन वाला वर्ष। अफलन वाला जो वर्ष होगा वो वर्ष कौन सा कहलाएगा, आपका ऑफ ईयर कहलाएगा।
अब इसके लिए एकांतर फलन के लिए अपने को कोई क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। देखो इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, आप क्या करोगे, निरंतर फलन वाली वेराइटियां काम में लोगे और निरंतर फलन वाली वेराइटियों के रूप में आप आम्रपाली का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो, आम्रपाली का प्रयोग कर सकते हो, नेक्स्ट मल्लिका का प्रयोग कर सकते हैं और नीलम का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। फिर बात कर लेता हूं मैं, यानी नेक्स्ट जो भी आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है ब्लैक टिप। कौन सा है, ब्लैक टिप, यानी जिसको अपन कहते हैं काला धब्बा रोग। क्या कहते हैं, काला धब्बा रोग। देखा होगा आपने मैंगो के ऊपर यानी काले काले रंग के धब्बे बने हुए होते हैं, वो कौन सा रोग है, ब्लैक टिप रोग है। ब्लैक टिप क्यों होता है, तो जो भी आपका आम का बगीचा है यदि वो ईंट के भट्ठों के पास में है, ईंट के भट्ठों के पास में है, तो वहां से जो निकलने वाली गैस है, एक तो वहां से कौन सी गैस निकलती है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और दूसरी कौन सी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और दोनों ही गैस के कारण क्या होता है, ब्लैक टिप रोग होता है। तो पहला रिजल्ट बता दीजिए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में आपके सल्फर डाइऑक्साइड जो भी गैस होती है उनके कारण क्या होता है, आपके ब्लैक टिप रोग होता है। अब इसका जो कंट्रोल करना होता है वो कंट्रोल क्या करना होता है, जब भी आप बगीचा लगाओ तब आपको क्या करना होता है, ईंट के भट्ठों से 1 किलोमीटर दूर आपको बगीचा लगाना है। दूसरी चीज, रोग होने के बाद में, रोग होने के बाद में आप क्या करो, तो रोग होने के बाद में आप बोरेक्स होता है, उस बोरेक्स के 0.1 से 0.5% घोल का छिड़काव आपको करना चाहिए। किसका छिड़काव करोगे, बोरेक्स के घोल का छिड़काव करोगे। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंगो मालफॉर्मेशन। कौन सा ले लेते हैं, मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन जिसको अपन गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुच्छा मुच्छा रोग, जिसको अपन पुष्प शीर्ष विकृति रोग भी कहते हैं। एक बार देखिए फिर बताता हूं, उसको समझाता हूं। पुष्प विकृति रोग नाम से पता चल रहा है, मैंगो मालफॉर्मेशन, गुच्छा मुच्छा पुष्प शीर्ष विकृति, यानी जो मैंगो का टॉप भाग होता है वो क्या होता है, गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो पुष्प क्रम है वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन ने क्या कह दिया, पुष्प विकृति या गुच्छा मुच्छा या मैंगो मालफॉर्मेशन कह दिया। अब इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल अपने को क्या करना है, तो आपके जो नैप्थलिक एसिटिक एसिड है NaA, इस NaA के 100 से 200 ppm घोल का छिड़काव आपको करना है। उस कंडीशन में आपका जो मैंगो मालफॉर्मेशन है उसका कंट्रोल अपन कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, चलो इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो आता है आपका उत्तक से, या आपका जिसको अपन ने कहा था स्पॉन्जी टिश्यू, उत्तक से या स्पॉन्जी टिश्यू। उत्तक से स्पॉन्जी टिश्यू, देखो उत्तक से या स्पॉन्जी टिश्यू, आपने देखा होगा जो मैंगो होता है वो मैंगो क्या होता है, कभी कभी अंदर से सड़ जाता है, यानी जो उत्तक होते हैं वो उत्तक सड़ जाते हैं, वो क्या होता है, उत्तक से या स्पॉन्जी टिश्यू रोग होता है। स्पॉन्जी या उत्तक से जो होता है वो क्या होता है, तापमान के उतार चढ़ाव के कारण सबसे ज्यादा होता है, यानी टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, टेम्परेचर के कारण जो उत्तक होते हैं, उत्तक क्या हो जाते हैं, उसमें गैस बढ़ जाती है और गैस बढ़ने के बाद में क्या हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। वो कौन सा होता है, उत्तक से या स्पॉन्जी टिश्यू होता है। एक चीज यहाँ पर मैं पढ़ा चुका कि उत्तक से जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा किस वैरायटी में पाया जाता है, अल्फांजो में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सुपरवाइजर 2015 में, यानी 2015 के अंतर्गत जो सुपरवाइजर का एग्जाम लगा था उसमें क्वेश्चन क्या था कि उत्तक से या स्पॉन्जी टिश्यू रोग सबसे ज्यादा कौन सी किस्म में पाया जाता है, तो वहां पर आपका आंसर था कौन से, अल्फांजो। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी यदि स्पॉन्जी टिश्यू हो जाए
उसके बाद में आपको कौन कौन सी वैरायटियों का प्रयोग करना है। तो देखो आपको एक तो मैंने पढ़ा दी कौन सी, अर्का पुनित पढ़ा दी, तो आप यहाँ पर अर्का पुनित का प्रयोग कर सकते हो, अर्का अरुणा का प्रयोग कर सकते हो और अर्का अनमोल का प्रयोग कर सकते हो। यानी इन वेराइटियों में क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ठीक है, ये तो अपन ने क्या पढ़े, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ लिए। अब अपने पास में आ जाते हैं मैंगो में होने वाले रोग। देखो कायिकी विकार अलग चीज है और रोग अलग चीज है। कायिकी विकार किसी ना किसी यानी किसके कारण, भौतिक चीज के कारण होंगे। अब वहां पर पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है उसका रिजल्ट। लेकिन रोग क्या होगा, किसी कवक जीवाणु के द्वारा होगा। तो रोगों में पहला जो रोग होता है वो आता है आपके चूर्णी फफूंद। कौन सा रोग आ जाता है, चूर्णी फफूंद, जिसको अपन क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। जो चूर्णी फफूंद होता है, ये चूर्णी फफूंद आपके जो ओडियम मेंजिफेरी है, कौन सा कवक, ओडियम मेंजिफेरी, इस ओडियम मेंजिफेरी नामक कवक के कारण होता है। यानी चूर्णी फफूंद नाम से ही पता चल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू जो भी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रोग हो जाता है, चूर्णी फफूंद रोग हो जाता है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट रोग के रूप में तो आपका आ जाता है एंथ्रेक्नोज। दूसरा रोग कौन सा आ जाता है, एंथ्रेक्नोज रोग आ जाता है। एंथ्रेक्नोज जो होता है, जिसको अपन श्याम व्रण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने क्या पढ़ लिए, इसके रोग पढ़ लिए। अब देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो परागण होता है वो परागण किसके द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगो में परागण किसके द्वारा होता है, तो आपकी जो घरेलू मक्खी होती है, कौन सी मक्खी, घरेलू मक्खी, उस घरेलू मक्खी के द्वारा आम में क्या होता है, परागण होता है। आगे समझ में, चलो यहां तक अपन ने देखा मैंगो। अब मैंगो के बाद में अपन आ जाते हैं कहां पर, नेक्स्ट फ्रूट के रूप में। और नेक्स्ट फ्रूट के रूप में अपन कौन सा लेते हैं, आपके नींबू वर्गीय फल ले लेते हैं। क्या ले ले, पहले नींबू वर्गीय ले लो या पपीता ले लो, नींबू वर्गीय लेते हैं, नींबू वर्गीय फल। देखो यहाँ पर एक एक चीज आपको देखते हुए चलना है। फ्रूट्स के अंदर से आपके बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कम से कम भी 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके फ्रूट्स के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं किसकी, नींबू की। देखो नींबू के अंतर्गत, नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत एक पहली चीज नींबू पढ़ना है, दूसरी चीज आपको माल्टा पढ़ना है और तीसरी चीज आपको पढ़ना है संतरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी, नींबू की। नींबू का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या होता है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो फैमिली इसकी होती है रूटेसी। फैमिली कौन सी आ जाती है, रूटेसी। और ओरिजिन प्लेस इसका आता है भारत। ओरिजिन प्लेस क्या आता है, भारत। यानी सिट्रस ऑरेंटिफोलिया फैमिली क्या है, तीनों की, चाहे वो संतरा है, चाहे माल्टा है, चाहे नींबू है, तीनों की फैमिली क्या है, रूटेसी। और नींबू का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, भारत है। फिर बात करते हैं नींबू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। नींबू उत्पादन में भारत का स्थान, यानी विश्व की बात करें, विश्व के अंतर्गत नींबू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपके आ जाता है फरता। ये चीज साथ में ही, ये यहाँ पर पढ़ाते समय एक चीज मुझे तो और याद आ रही है। देखो अपन ने पढ़ा था मैंगो, ठीक है, मैंगो के अंतर्गत पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, मैंगो का कितना एरिया, यानी पहला स्थान किसका है, भारत का। ठीक है, दूसरी चीज यानी मैंगो के अंतर्गत आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाए,
कि भारत में मैंगो का कितना क्षेत्रफल है, तो मैंगो का भारत में कितना क्षेत्रफल है, 60% है। कितना है, 60% है। लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन कितना होता है, तो आपको बताना कितना, 54%, यानी 54% जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, भारत में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन, यानी संतरे का बॉटनिकल नेम देख लेते हैं साथ ही। संतरा, संतरे का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा। क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। और उसी के बाद में अपन बात करते हैं माल्टा। देखो थोड़ा सा पढ़ाना, इसको समझाना भी है मेरे को कि संतरा क्या होता है, माल्टा क्या होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसका एक बार बॉटनिकल नेम देखिए। जो माल्टा होता है उसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस। क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस। अब यहाँ देखो संतरा जो होगा, उस संतरे और माल्टा में आप क्या पहचान कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको ये बताना कि जो संतरा होता है उसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, लूज होती है। क्या होती है, लूज स्किन होती है, यानी उसका छिलका आसानी से अपन उतार सकते हैं। वो तो क्या होता है, संतरा। और जिसकी टाइट स्किन होती है, जिसका छिलका आसानी से अपन नहीं उतार सकते, वो अब क्या होता है, माल्टा होता है। यानी यहाँ पर अपन बता दिया टाइट स्किन, टाइट स्किन यानी छिलका गाढ़ा होता है। एक का छिलका गाढ़ा होता है और एक का छिलका क्या होता है, लूज होता है, यानी बिल्कुल आसानी से उसको उतार सकते हैं। तो आसानी से किसका उतार सकते हैं, संतरे का उतार सकते हैं। और टाइट स्किन किसकी होती है, माल्टा की होती है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन चीज और पूछी जाती है, यानी मैंडेरिन फल। मैंडेरिन जो फल होता है वो मैंडेरिन फल क्या होता है, संतरा। और जो स्वीट ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज यानी मीठा संतरा, वो मीठा संतरा अपन किसको कहते हैं, यानी माल्टा को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपकी समझ में आ गई कि आपका संतरा क्या है, माल्टा क्या है। माल्टा को अपन मौसम्बी भी कहते हैं, माल्टा को अपन क्या कहते हैं, मौसम्बी भी कहते हैं। यहाँ देखिए तीनों के अंतर्गत विटामिन कौन सा पाया जाता है, सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब चलो आगे, यानी अपन देखते हैं सबसे पहले नींबू। या इसकी जलवायु, पहले तीनों की जलवायु देख लीजिए आप। जलवायु, जलवायु के अंतर्गत वही उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, क्या कहां पढ़ा था इसको, उपोष्ण के अंतर्गत पढ़ा था। कहां पढ़ा था, उपोष्ण के अंतर्गत अपन ने नींबू को पढ़ा था। तो उपोष्ण जलवायु हो जाएगी। दूसरी चीज टेम्परेचर आपको याद रखना है, 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो भी नींबू वर्ग के फल होते हैं, उन नींबू वर्ग के फलों के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है, 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। अब आपके नींबू की अपन किस्में पढ़ रहे हैं, नींबू की अपन क्या पढ़ रहे हैं, किस्में पढ़ रहे हैं। तो देखो नींबू की किस्मों के अंतर्गत अपन देखते हैं कागजी कला। क्या देखते हैं, कागजी कला, बारहमासी, बारहमासी। फिर आते हैं इंदौर सीडलेस, इंदौर सीडलेस, यानी कागजी कला आ गई, बारहमासी आ गई, इंदौर सीडलेस आ गई, पंत लेमन एक, पंत लेमन एक, पंत लेमन एक वैरायटी भी नींबू की है। फिर आ जाते हैं विक्रम, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने देखा विक्रम। फिर आते हैं परमालिनी, परमालिनी। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन एक वैरायटी आपके कौन सी, यानी शाही सरबती। कौन सी वैरायटी है, शाही सरबती। देखो जो शाही सरबती है वो क्या है, इसमें नींबू में क्या होता है, एक रोग होता है, कौन सा, एक तो होता है ट्रिस्टेजा और एक होता है कैंकर। दो रोग अपने पास में आए, एक आया ट्रिस्टेजा और दूसरा कौन सा आया, कैंकर। इन दोनों के प्रतिरोधी हैं। क्या है, दोनों के प्रतिरोधी। कैंकर और ट्रिस्टेजा के प्रतिरोधी कौन सी है, शाही सरबती। फिर आते हैं चक्रधर, यानी नींबू की जो सीडलेस वैरायटी है, यानी बीज रहित वैरायटी है, वो बीज रहित वैरायटी कौन सी आ जाती है, चक्रधर आ जाती है। और फिर बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट वैरायटी के रूप में चकोतरा।
क्या पढ़ रहे हैं? चकोतरा। जो चकोतरा है उसमें एक बहुभ्रूणता पाई जाती है, एक बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब पास में आपके शब्द आया है एक बहुभ्रूणता, और दूसरा शब्द मैं आपके पास में लिख रहा हूं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, ठीक है। तो एक भ्रूणता का मतलब होता है जिसमें एक ही बीज है, एक ही प्लांट तैयार होगा, एक ही भ्रूण है, एक ही प्लांट तैयार होगा एक बीज से। लेकिन यहाँ पर बहुभ्रूणता का मतलब होता है एक बीज से या 2 या 3 पौधों का तैयार होना, वो क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। अर्थात नींबू किस प्रकार का प्लांट है? बहुभ्रूणता प्लांट है। दूसरी चीज, एक बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? चकोतरा वैरायटी में पाई जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, नींबू, एक तो नींबू आपके किसके अंतर्गत आता है? बहुभ्रूणता के अंतर्गत आता है। और दूसरा क्या आता है आपका? मैंगो। और तीसरा आपके आता है जामुन। जामुन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके नींबू और मैंगो क्या है? दोनों सिलेबस में है। यहाँ पर यदि आपको ये पूछा जाए कि किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, नींबू और आम दोनों आते हैं, एक व दो दोनों करना है, दोनों में से एक ऑप्शन आता है, तो कौन सा भी आपको नींबू या आम आपका ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वेराइटी के ग्रुप में लखनऊ, तेनाली, ठीक है, परवनी। अब यहाँ पर परवनी आया। परवनी क्रांति अपन पढ़ चुके, किसके अंतर्गत? भिंडी के अंतर्गत। कहां पढ़ा था? भिंडी के अंतर्गत पढ़ा था। और एक वैरायटी और देख लीजिए, जय देवी। नेक्स्ट वैरायटी ग्रुप में अपने पास में कौन सी आ गई? जय देवी आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज अपन ने देख ली किसके अंतर्गत? नींबू के अंतर्गत। अब करते हैं नेक्स्ट अपना नींबू वर्गीय के अंतर्गत कौन सा देख लेते हैं, यानी माल्टा देख लेते हैं अपन पहले। देखो माल्टा, जिसको अपन ने क्या कहा था? मौसम्बी कहा था। क्या कहा था? मौसम्बी। तो पहली वेराइटी का नाम क्या है? मौसम्बी है। पहली वैरायटी का नाम ही क्या है? मौसम्बी है। आपको पूछा जाए कि मौसम्बी किस्म किसकी है, तो आपको किसकी बतानी है? माल्टा की बतानी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हेमलिन। नेक्स्ट आता है आपके पास में हेमलिन, जाफा, वासीगठन नेवल, वासीगठन नेवल। हेमलिन आ गया, जफा आ गया, वासीगठन नेवल हो गया। शतगुड़ी कौन सी आती है? शतगुड़ी, ब्लड रेड। और जो ये ब्लड रेड है ना, ये ब्लड रेड आपके गंगानगर में सबसे ज्यादा बोई जाती है। कहां बोई जाती है? गंगानगर में सबसे ज्यादा बोई जाती है। उसके बाद में आते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल ये आपकी किसकी वैरायटी आ जाती है? माल्टा की वैरायटियां आ जाती हैं। आगे चलते हैं जहां पर, यानी अपने संतरा में। संतरे का बोटनिकल नेम अपन पढ़ चुके, इसकी फैमिली अपन पढ़ चुके। यहां पर अपने को पढ़ना है सबसे पहले संतरा और माल्टा का प्रवर्धन। क्या पढ़ना है? संतरा और माल्टा का प्रवर्धन पढ़ना है। देखो यहाँ पर जो प्रवर्धन होता है वो पेच या सीड बडिंग के द्वारा होता है। पेच व सीड बडिंग के द्वारा होता है, यानी बडिंग की जो टी बडिंग विधि है, ये टी बडिंग विधि सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। यहाँ एक चीज और पूछी जाएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी संतरा है उस संतरा में प्रवर्धन के लिए जो मूल व्रत होता है, वो मूल व्रत किसका काम में लिया जाता है? तो मूल व्रत होता है वो जट्टी कट्टी, एक प्लांट यानी क्या इसकी प्रजाति है? जट्टी खट्टी। उस जट्टी कट्टी या जिसको कहते हैं जम्बीरी, जट्टी कट्टी या जिसको क्या कहते हैं अपन? जम्बीरी। उस जम्बीरी का प्रयोग में लिया जाता है। या फिर आप इसके अलावा जो रंगपुर लाइम है उस रंगपुर लाइम का यूज करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पर अपन ने क्या देख लिया? इसका प्रवर्धन देख लिया। अब आगे देखते हैं अपन इसकी वेराइटियां।
संतरा की अपन वेराइटी देख रहे हैं। और संतरा के अंतर्गत देखो राजस्थान का नागपुर, पहली चीज एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूं, राजस्थान का नागपुर किससे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो संतरा है वो संतरा कहाँ होता है? यानी अपने झालावाड़ में होता है। और वैसे यदि भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जो संतरा है वो अपने नागपुर महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? नागपुर महाराष्ट्र में होता है, जिसके कारण अपन ने क्या किया, इसको संज्ञा दे दी किसकी? नागपुर की, कि राजस्थान का नागपुर कौन सा है? झालावाड़ है। तो पहली जो वैरायटी है इस नागपुर के नाम से है, यानी नागपुरी। पहली जो वैरायटी आपने देखी वो कौन सी देख ली? नागपुरी। जो नागपुरी वैरायटी है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? तो आपको बताना है नागपुरी वैरायटी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। फिर आते हैं खासी, यानी नेक्स्ट जो वैरायटी आ जाती है खासी। फिर देखते हैं कुर्ग, नेक्स्ट वैरायटी कौन सी देखते हैं? कुर्ग। फिर आता है लाहौर लोकल, लाहौर लोकल, दार्जिलिंग। नेक्स्ट अपने पास में कौन सी आ जाती है? दार्जिलिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट एक वैरायटी जिसका नाम है किन्नो। इसका नाम क्या है? किन्नो। और किन्नो जो है वो किंग इंटू विलोलिफ के संकरण से तैयार है। दो वैरायटी आपके पास में है, एक तो किंग और दूसरी कौन सी है? विलोलिफ। इसके संकरण से कौन सी वैरायटी तैयार की गई? किन्नो वैरायटी तैयार की गई। फिर आते हैं पंजाब देसी, पंजाब देसी। और उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी के रूप में सतसुमा। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में सतसुमा, जो इसकी सीडलेस वैरायटी है। किस प्रकार की वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी। कौन सी है? आपके सतसुमा वैरायटी है। ये अपन ने क्या देख लिया? तीनों की वैरायटियां देख ली, तीनों का परिवर्तन अपन ने देख लिया, तीनों की जलवायु देख ली। इसके बाद में आते हैं इसके रोगों के ऊपर, यानी नींबू वर्गीय में कौन कौन से रोग अपने पास में होते हैं। तो देखो नींबू वर्गीयों में पहला जो रोग होता है वो होता है सिट्रस कैंकर। कौन सा रोग होता है? सिट्रस कैंकर। जो ये सिट्रस कैंकर है, ये सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और जीवाणु का नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक दवा के द्वारा होता है। सिट्रस जो शब्द आया अपने पास में सिट्राई, ये सिट्राई शब्द अपन ने सिट्रस से लिया है। सिट्रस का मतलब नींबू वर्गीय। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा जो कैंकर है वो कैंकर का जो जीवाणु है वो कौन सा है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। क्या लक्षण प्रकट होता है? तो देखो आपने कभी कभी देखा होगा फलों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे अपने को पास मिलते हैं। वो भूरे रंग के धब्बे वाला रोग कौन सा है? सिट्रस कैंकर है। कौन सा है? सिट्रस कैंकर। उसके बाद आता है अपने पास में दूसरा एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्रिकम स्पीसीज। कौन से कवक के कारण होता है? कोलेटोट्रिकम स्पीसीज के द्वारा होता है। फिर आते हैं नंबर तीसरा आता है ग्रीनिंग। तीसरा रोग कौन सा आता है? ग्रीनिंग रोग। ठीक है, जो ग्रीनिंग होता है वो ग्रीनिंग किसके कारण होता है? यानी बीएलओ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीएलओ या एमएलओ, दोनों शब्द आप याद रखो। वैसे बीएलओ आपको याद करना है, यानी सदृश्य जीवाणु। यहाँ देखो एमएलओ का मतलब क्या होता है? माइकोराइजा यानी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एमएलओ आपके पास में आ जाता है। यहाँ पर आपके बीएलओ यानी बी का मतलब बैक्टीरिया। बी का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। वहां माइकोप्लाज्मा के कारण हो रहा था, यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण हो रहा था। तो यहाँ पर मोस्टली जो बताना है, यदि आपके पास में एमएलओ और बीएलओ दोनों आए उस कंडीशन में आपको बीएलओ के द्वारा बताना है, यानी बैक्टीरिया सदृश्य जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है या बीएलओ है, इसका क्या होता है? वाहक होता है। क्या होता है? वाहक होता है। और वाहक जो है यहाँ पर आएगा वो क्या होता है? साइला कीट होता है। एक कीट है जिसका नाम है साइला। ये साइला कीट के नाम के द्वारा होता है। चौथा देखिए गमोसिस।
चौथा अपने पास में कौन सा रहता है, गमोसिस, यानी गोंद जैसा पदार्थ निकलना, तने या जड़ से गोंद जैसा पदार्थ जो निकलता है वो कौन सा रोग हो जाता है, गमोसिस रोग हो जाता है। और गमोसिस जो होता है या तो बताना कवक के कारण, ठीक है, या बताना पोषक तत्व है, पोषक तत्वों के अंतर्गत तो क्या हो जाती है, कॉपर की कमी आ जाती है, किसकी कमी हो जाती है, कॉपर की कमी हो जाती है। या फिर आपको कवक पूछे तो कवक बताना फाइटोफथोरा इन्फेंटस, फाइटोफथोरा, इस फाइटोफथोरा के कारण क्या होता है, आपका गमोसिस रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पांचवा, ट्रिस्टेजा, कौन सा रोग हो जाता है, आता है आपका ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा के लिए मैंने वैरायटी पढ़ाई थी, याद करो। जो ट्रिस्टेजा रोग है वो ट्रिस्टेजा किसके द्वारा होता है, वायरस जनित रोग होता है। क्या होता है, वायरस जनित रोग होता है। और वायरस का क्या होता है, हमेशा वाहक होता है। तो यहाँ पर जो सिट्रस एफिड है, सिट्रस माहू है, उस सिट्रस माहू के द्वारा क्या होता है, ट्रिस्टेजा रोग होता है, ठीक है। ये तो अपन ने क्या देख लिया, इसके रोग देख लिए। अब बात करते हैं अपन कीटों की। तो कीटों के अंतर्गत एक तो आपका एफिड आ गया, माहू आ गया, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है छाल भक्षक, दूसरा कीट कौन सा आ जाता है, छाल भक्षक। तीसरा आ जाता है आपका साइला, तीसरा कौन सा आ जाता है, साइला। और ये आपके पास में क्या हो गया, कीट आ गए नींबू की तितली। नेक्स्ट जो कीट आया आपके पास में वो कौन सा आ जाता है, नींबू की तितली। ये आपके नींबू वर्गीय के क्या हो जाते हैं, रोग और कीट हो जाते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या है, मैं आपको ये नींबू के कीट बताना भूल गया, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा नींबू के कीट आपको बता देता हूँ। नींबू के कीटों के अंदर, सॉरी मैंगो के अंतर्गत एक तो आपका जो लगता है आम का फुदका, कौन सा लगता है, आम का फुदका। दूसरा लगता है आपका मिलीबग, दूसरा कीट कौन सा है, मिलीबग। तीसरा आपका आता है कौन सा, छाल भक्षक कीट, छाल भक्षक कीट। ये आपके क्या होते हैं, यानी मैंगो के अंतर्गत लगते हैं। जो आम का फुदका है, ये आम का फुदका क्या करता है, यानी पत्तियों को खाकर, जो भी कोमल पत्तियां उन कोमल पत्तियों को खाकर क्या करता है, नष्ट कर देता है। फिर बात आती है मिलीबग। जो मिलीबग है ये क्या होता है, यानी तने के सहारे चढ़ता है। तो इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल क्या होता है, यानी जो भी तना है उस तने के ऊपर अपन क्या करते हैं, पॉलीथीन की शीट लपेट देते हैं और उसके चारों तरफ यानी जो अपने ग्रीस होता है उस ग्रीस का लेप कर देते हैं, जिसके कारण जो मिलीबग होगा वो मिलीबग चढ़ेगा तो उस ग्रीस के क्या हो जाएगा, चिपककर नष्ट हो जाएगा। और तीसरा आता है आपका छाल भक्षक, क्या करता है, तने के अंदर छेद करके अंदर घुस जाता है। तो उसका जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल क्या होगा, यानी आप जो भी रुई का खोआ होगा उसको केरोसिन में भिगोकर क्या करते हैं, उस छेद के अंदर डाल देते हैं और ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी का लेप कर देते हैं। या आपके क्या हो जाता है, किसके अंदर आ जाते हैं, आपके मैंगो के कीट आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो एक नींबू में दो चीजें बच जाती है आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत, एक आपका डायबेट और दूसरा आपका यानी गमोसिस अपन ने पढ़ लिया। और नेक्स्ट आ जाता है लिटिल लीफ, कौन सा आ जाता है, लिटिल लीफ। हालांकि ये चीज मैं बहुत पहले इनको पढ़ा चुका दोनों को, किसके अंतर्गत, पोषक तत्वों के अंतर्गत। जो डायबेट होगा वो कॉपर की कमी के कारण होगा और जो लिटिल लीफ है वो भी किसके कारण होगा, कॉपर की कमी के कारण होगा। यहाँ आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा मैंगो और नींबू वर्गीय फल। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो भी फ्रूट्स हैं वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।